हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 10th के चैप्टर 3 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग से संबंधित है। पहला प्रश्न है, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1730 में। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए कितने पौंड कच्चे कपास का आयात करता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25 लाख। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पौंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। अगला प्रश्न है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रिचर्ड आर्कराइट। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज्यादा मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अगला प्रश्न है, मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और कौन से उत्पादों का ही दबदबा रहता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूती। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। अगला प्रश्न है, भारत में पैदा होने वाला कपास किस किस्म का था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महीन कपास। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। अगला प्रश्न है, बंबई में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1854 में। बंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहां ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जी.डी. बिरला के पिता और दादा ने किया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जूट मिल कब स्थापित हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1855 में। देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। अगला प्रश्न है, 1860 के दशक में एल्गिन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कानपुर में। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल कब शुरू हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1861 में।
पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी उसके 7 साल बाद 1862 में शुरू हुई। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। अगला प्रश्न है, मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल किस वर्ष शुरू हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1874 में। 1874 में मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। अगला प्रश्न है, 1917 में कलकत्ता में पहली जूट मिल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेठ हुकुमचंद। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा ने किया। अगला प्रश्न है, 1912 में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जमशेदपुर में। 1912 में जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग के काफी बाद शुरू हुआ। औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक मशीनरी, रेलवे और लोकोमोटिव का ज्यादातर आयात ही किया जाता था। इसीलिए स्वतंत्रता मिलने तक भारी उद्योग कोई खास आगे नहीं बढ़ सकता था। अगला प्रश्न है, 1912 में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जमशेदजी टाटा। 1912 में जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग के काफी बाद शुरू हुआ। औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक मशीनरी, रेलवे और लोकोमोटिव का ज्यादातर आयात ही किया जाता था। इसीलिए स्वतंत्रता मिलने तक भारी उद्योग कोई खास आगे नहीं बढ़ सकता था। अगला प्रश्न है, मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर डैश लगते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेबल। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल ही चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर दिखाई देता था तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। अगला प्रश्न है, नए उपभोक्ता पैदा करने का तरीका क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विज्ञापन। नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। आगे के प्रश्न चैप्टर 5 मुद्रक संस्कृति और आधुनिक दुनिया से संबंधित है। पहला प्रश्न है, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीन, जापान, कोरिया। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान, कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसीलिए पारंपरिक चीनी किताब एकार्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही कलात्मक लिखाई करते थे। अगला प्रश्न है, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीनी बौद्ध प्रचारक। चीनी बौद्ध प्रचारक
768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती है। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थी। अगला प्रश्न है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डायमंड सूत्र। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। अगला प्रश्न है, डायमंड सूत्र पुस्तक कब छपी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 868 ईस्वी में। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र है। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छापते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थी। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब तक कर लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1448। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबिल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफी तेज था। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने प्रथम पुस्तक कौन सी छापी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाइबिल। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना, और साँचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबिल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफी तेज था। अगला प्रश्न है, मुद्रण क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मुद्रण क्रांति आने से किताबों की कीमत बढ़ गई। दूसरा है, किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया। तीसरा है, किताब की बड़ी तादाद में प्रतियां छापना आसान हो गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई से किताबों की कीमत गिरी। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया, और बड़ी तादाद में प्रतियां छापना आसान हो गया। बाजार किताबों से पट गई। पाठक वर्ग भी बृहत्तर होता गया। अगला प्रश्न है, छापे खाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के द्वार खुले। दूसरा है, स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। तीसरा है, छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों में असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था।
अगला प्रश्न है, धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना में कितनी स्थापनाएं लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 95। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक छपी प्रति विटेन वर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छपे और पढ़े जाने लगे। अगला प्रश्न है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, यह किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मार्टिन लूथर। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। अगला प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति किसके लिए बनाई गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। अगला प्रश्न है, फ्रांस में बाल पुस्तकों छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय कब स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1857 में। 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 17वीं सदी से ही किराए पर किताबें देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए। दूसरा है, फ्रांस में 1757 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस स्थापित किया गया। तीसरा है, पेनी मैगजीन्स खासकर पुरुषों के लिए होती थी। चौथा है, 17वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दूसरा, तीसरा और चौथा कथन असत्य है। पेनी मैगजीन का प्रकाशन इंग्लैंड में 1832 से 1850 के बीच सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया। यह मूलतः मजदूर वर्ग के लिए थी। महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन्स या एक पेशिया पत्रिकाएं खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गईं। मशहूर 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। अगला प्रश्न है, पेनी मैगजीन का प्रकाशन कब और कहां हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1832 से 1850 इंग्लैंड। पेनी मैगजीन का प्रकाशन इंग्लैंड में 1832 से 1850 के बीच सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया। यह मूलतः मजदूर वर्ग के लिए थी। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के मध्य तक शक्ति चालक बेलनाकार प्रेस को किसने कारगर बनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रिचर्ड एम हो।
19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम तेजी से होने लगा। एक दो और चीजें हुई। कागज डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप ही बदल गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 18वीं सदी के मध्य तक जर्मनी के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। दूसरा है, शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस प्रति घंटे 10,000 शीट या ताव छाप सकते थे। तीसरा है, यह समाचार पत्रों को छोड़कर सभी मीडिया को छापने में भी सहायक थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सत्य है। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगे। एक दो और चीजें हुई। कागज डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुद्रण युग से पहले भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। दूसरा है, मुद्रण युग से पहले भारत में पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। तीसरा है, पांडुलिपियां मजबूत होती थी और काफी सस्ती होती थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन सही है। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जाती रहीं, लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थी, काफी महंगी भी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीकों से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाली मिशनरी। प्रिंटिंग प्रेस पहले पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। अगला प्रश्न है, भारत में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। अगला प्रश्न है, भारत में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1780 में। जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के बंगाल गजट पत्रिका से नाराज होकर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुकदमा कर दिया। दूसरा है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के बंगाल गजट पत्रिका अंग्रेज के पक्ष में होता था। तीसरा है, गंगाधर भट्टाचार्य वह भारतीय थे जिन्होंने बंगाल गजट पत्रिका प्रकाशित किया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा कथन सही है। यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आजाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमले से इसकी रक्षा कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र प्रकाशित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। दो फारसी अखबार जाम-ए-जहांनामा और शमसूल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1821 में। राजा राममोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। दो फारसी अखबार जाम-ए-जहांनामा और शमसूल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, जाम-ए-जहांनामा अखबार कब प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1882 में। राजा राममोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। दो फारसी अखबार जाम-ए-जहांनामा और शमसूल अखबार भी 1882 में प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, जाम-ए-जहांनामा और शमसूल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फारसी में। दो फारसी अखबार जाम-ए-जहांनामा और शमसूल अखबार 1882 में प्रकाशित हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1820 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है, रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। तीसरा है, रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण वेद व्यास द्वारा प्रकाशित किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल दूसरा और तीसरा कथन असत्य है। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपीं। अगला प्रश्न है, आमार जीवन नामक किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रस सुंदरी देवी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवाद परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित संपूर्ण पहली आत्मकहानी थी।
अगला प्रश्न है, अमार जीवन नामक आत्मकथा कब प्रकाशित हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1876 में। अमार जीवन नामक लिखी आत्मकथा जो 1876 में प्रकाशित हुई, यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमार जीवन। पूर्वी बंगाल में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले। निम्न जाति आंदोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1871 में। निम्न जाति आंदोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1878 में। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। जियो जियो भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस एक्ट से सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया था। दूसरा है, इस एक्ट में अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीनी जा सकती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। कुछ अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद कराने की मांग की। जियो जियो भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों त्यों औपनिवेशिक सरकार ने कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें भी छीन ली जा सकती थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लास 11 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।